और उसके बाद 1828 में तरेंगा है ना। फिर 1842 में सिरपुर और 1848 में लवन। ठीक है। उसके बाद 1858 में 3 बने हैं। कौन कौन 3 है? खंजारी सिहावा खल्लारी वहाँ का और तीसरा आपका हो जाएगा सिहावा रमतरी। ये क्या था? सभी क्षेत्र क्या कहलाते थे? ताहूदारी क्षेत्र ध्यान रखिएगा। और आपको तालुका बताया था क्या कैसे स्थिति में चलता था। ठेकेदार लोग उसको चलाया करते थे। और इसको देखिए अलग अलग समय में अलग अलग इसको शुरू किया। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे संडे से शुरू किया हम तरेंगा को। और सिरपुर को किसके टाइम में शुरू हुआ? सिरपुर लवन और अब यहाँ से 1858 का रहा मतलब किसका शासन का शुरू हो जाएगा? अंग्रेजों का। ठीक है। आज बात करेंगे मराठों का प्रशासन, इसके बारे में। तो सबसे पहले कल मैं आपको बोला था एक काम दिया था। क्या काम दिया था कि कैप्टन एगेनो के बाद कैप्टन एडवांस कैप्टन एगेनो और बनने के बाद हंटर के बाद सैंडिस के बाद विल्किंसन और उसके बाद है ना। तो मैं आपको इसके अलावा 2 काम दिया था। एक तो दिया था कि सूबेदार कितने सूबेदार बताया था? 8 सूबेदार जो है वास्तविक रूप से रहने के लिए 9 है। लेकिन हम लोग कालक्रम के हिसाब से देखते हैं, समय के हिसाब से कितने लोग के बारे में पढ़ते हैं? 8 है ना। पहला सूबेदार कौन था? महिपत राव और दूसरा विठल राव और तीसरा भवानी कालू। समय की बात कर लीजिए। केशव गोविंद। सबसे पहले समय 1788 से 1790। विठल राव कितना था? 90 से 96 और 1796 से लेकर 97। भवानी पालीपत केशव गोविंद। सबसे अधिक लंबे समय तक यही था। कितना? 1797 से लेकर 1808। बीकोजी पिंडरी इस बार बीकोजी गोविंद 1808 से लेकर 1809 तक। उसके बाद बीकाजी गोविंद। बीकाजी गोविंद हाँ गोविंद सर। क्या बोलते थे? बीका भाऊ बोलते थे। बीका भाऊ है ना। कब? 1809 से लेकर 1817 तक ना। उसके बाद सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। सीताराम टाटिया 1817 से लेकर 17 ही है ना। सबसे अंतिम में कौन था? यादवराव कब? 1817 से लेकर 1818। ठीक है। ये थे सबसे अधिक समय तक कौन थे भाई? केशव गोविंद थे। सबसे अधिक समय तक ध्यान रखिएगा। सबसे कम भवानी। महिपत राव के टाइम में कौन आए विदेशी यात्री? फॉरेस्टर 1790 में आया था सर। और मिस्टर लैंकी। विठल राव के टाइम में कौन आया? गोपालपट्टनम 1795 में 95 में आया था। 1795 और 13 मई को रतनपुर वहाँ पे ये दोनों का 1790 लिए थे ना। उसके बाद हमारी कार्यक्रम को आया कोई नहीं आया। केशव गोविंद के टाइम में कोल ग्रुप आया था। कोल ग्रुप
ध्यान रखिएगा। Holbrook। कब आया था? समझ गए? नहीं दिया है। बताया था। 95 में हुआ है। जेटी ब्लंट आया भोपाल पट्टनम के समय। जेटी ब्लंट। ठीक है। इसके अलावा आपको बोला था कि कितने हमारे हैं और अधीक्षक के सुपरिटेंडेंट 6 कैप्टन एडमंड। सबसे पहले कैप्टन, उसके बाद कैप्टन एवेन्यू, कैप्टन हंटर, एवेन्यू, हंटर, फिर सैंडर, कैप्टन सैंडीज, फिर कैप्टन विलियम विल्किंसन, विल्किंसन, फिर कैप्टन क्रॉफर्ड। क्रॉफर्ड, हंटर बाद सैंडीज, कैप्टन सैंडीज, उसके बाद कैप्टन विल्किंसन, विल्किंसन, फिर कैप्टन क्रॉफर्ड। इनका समय क्या था? सबसे पहले कैप्टन एडमंड का 1818 से इनका 1825 इनका 1825 लेते हैं। सैंडीज का 1825 से इनका 1828 तक और इनका 1828 से 28 ही देंगे कम समय के लिए था और 1828 से लेकर 1829 तक। ठीक है। अब इनके टाइम में बताया था, कैप्टन एडमंड के टाइम में बताया था कि डोंगरगढ़ के जमींदार जो है विद्रोह कर रहा था, इसीलिए खैरागढ़ के जमींदार जो है उसको क्या क्या साथ दिया। इसीलिए खैरागढ़ के जब रियासत वाले ने उनको साथ दिया तो डोंगरगढ़ के जमींदार किसको दे दिया? और क्या बताया इसके नाम? पहला अगर अधीक्षक का है कौन? कैप्टन एडमंड पहला है। और उसी तरह से राजधानी हमको सबसे बड़े याद रखना है कैप्टन एडमंड के टाइम में सबसे पहले काम क्या किया? रतनपुर से कहाँ ले गया? और दूसरा और परगना के 27 को 8 कर दिया, बढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 27 परगना को कितने परगना कर दिया? 8 बाद में एक और जोड़ा कितना हो गया? 9 हो गया। अभी तक 8 थे। कौन कौन से? रतनपुर, रतनपुर, उसके बाद रायपुर, रायपुर, धमतरी, चलिए दुर्ग, धमतरी, बालोद, और अंतिम में क्या बना? बालोद। ठीक है। सबसे छोटा राजहरा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा कौन है? रायपुर, सबसे छोटा कहेंगे तो राजहरा। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्या है ये? परगना है। परगना। कितने हो गए? 9 परगना। 8 हो गया। सारे ब्रांच में रखने वाले बताए। पटेल पद को क्या कर दिए? गौटिया को वही रखा था सर, यथावत रखा था गौटिया को। गौटिया के पद को यथावत था, है ना? और होटल पद को समाप्त कर दिया। बरार, ओदार और अमीन। आपको बताया था कि अमीन भी जो है राजस्व कर के साथ साथ याद रखेगा बंटवारे वगैरह में साथ दिया करता। अभी देखेंगे प्रशासन में। सर ये पटेल जो पद है वो आए हुए का खजांची वाला देख करता था। पटेल नहीं, पटेल को नहीं करता था, एजेंसी काम नहीं करता था। पटेल क्या करता था? ये राजस्व वसूलने में एसडीएम राजस्व वसूलने में सहायता करता वसूली का था। ठीक है। और आपको बताया था कि देखो 1818 के बाद 1830 तक तो कौन थे? अधीक्षक लोग थे। लेकिन रघु जी तृतीय जैसे वयस्क हो गए, है ना? तो रघु जी तृतीय जैसे वयस्क हो गए तो अंतिम में क्रॉफर्ड ने क्या किया? पहले जिलेदार, जिसका नाम क्या था? कृष्णराव। जिलेदार बताया था 8, है ना? जिलेदार बताया था 8। तो पहला जिलेदार कौन है? कृष्णराव अप्पा। ध्यान रखिएगा, इसी को उन्होंने सौंप दिया। दूसरे जिलेदार कौन था? अमृतराव अप्पा है। और ये भी अप्पा। चलिए उसके बाद सदरुद्दीन, उसके बाद दुर्गा प्रसाद, उसके बाद इंदुकराव, उसके बाद शखाराम बापू, उसके बाद गोविंद राव अप्पा, गोपाल और अंतिम में कौन
अंतिम है और पहले कौन है? अब देखिए दो तरह का प्रश्न बताया था कल आपको। मान लीजिए दोनों को छोड़ दिया जाए, कितने बच गए? 5। ध्यान रखिएगा 6 बच गए। अब इनमें किसी की 4 को दे सकता है वो, क्योंकि इसको याद करना और इसको याद करना बहुत आसान होती है। ऐसे व्यापन दोनों ध्यान रखिएगा, सरल कर नहीं देता है, थोड़ा सा घुमा देता है, ऐसा उसको याद कर लेता है ना। तो आपको कैसे याद रखना है इसको? देखिए कुल कितने हैं? 8 है। पहले में आपको कृष्ण को याद रखना है, दूसरे में आपको किसको याद रखना है? गोपाल आपका और कृष्ण आपका शब्द उपयोग, क्योंकि देखिए इन लोग आपका मतलब होता है क्या? अपने से बड़ा को आपका कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं क्या बोलते हैं? अब्बा बोलता है, अब्बा साउथ इंडियन वाले लोग बोलते हैं। अप्पा कहने का मतलब एक प्रकार का, जैसे हमारे में अलग अलग नाम देते हैं, उसे नाम है प्रकार का जो होता है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ये लोग भाव कहते हैं भैया, और हम लोग क्या कहते हैं? अलग अलग अपने हिसाब से मोटा भाई बोलते हैं, मोटा भाई गुजरात में बोलते हैं सर, गुजराती तो बोलते हैं मोटे, मोटा भाई बोलते हैं, लंबे को क्या बोलते हैं? सीधा पेन बोलते हैं, भैया नहीं, लंबे को बोलते हैं, बड़े को बोलते हैं, बड़े भैया को बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? प्रशासन के बारे में। तो क्या होता है देखिए, भोसले वंश के शासकों ने 1741 से लेकर 1854 तक शासन किया, लेकिन इसी बीच में कितने साल? 1818 से लेकर 1830 तक ये है, 1830 तक जो है राफट ने अंतिम शासन किया। और अंतिम शासन किया तो क्या कर सकते हैं? यहाँ तक देखिए वास्तविक रूप में कर सकते हैं कि मराठों का शासन का कब? 1741 से लेकर 1818 तक, 1830 से लेकर 1854, क्योंकि अंतिम जिलेदार 1854 में किसको सौंप दिया राजपाट? फिर अब वास्तविक रूप से अंग्रेजों को सौंप दिया। कहते हैं कि 1854 में भारत में वायसराय कौन बना? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो नागपुर को जब उन्होंने अपने अधीन कर लिया, सीतामढ़ी की युद्ध के बाद 1818 के बाद मराठों का स्थिति तो खत्म हो ही गया था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को जब पूर्ण रूप से कह दो कब्जा अंग्रेजों का कब किया गया? 1854। मतलब छत्तीसगढ़ जो है अंग्रेजों का अंग्रेजों का क्या कह सकते हैं इसको? अधीन, पूर्ण रूप से अधीन ना 1854 में। उससे पहले मराठे या फिर अंग्रेज रूप में हो रहा था। ध्यान रखिएगा कुछ इलाकों पर मराठों का विशेष प्रतिनिधि था, लेकिन कुछ इलाकों पर याद रखिएगा मराठों के साथ अंग्रेजों का भी था, क्योंकि मराठा ही अंग्रेजों को अपने साथ लेकर चलते थे। देखिए जैसे जनजाति विद्रोह आपको बताया, उसमें कहीं न कहीं मराठों के साथ अंग्रेज सैनिक भी थे। इसीलिए तो इतने सारे देखो हलवा विद्रोह जो है 1774 में, इतने सारे हलवाओं को मारना मतलब है ना। 1774 1779 में हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे हलवा जाती थी, मतलब एक बहुत सारे सैनिक लगा होगा। तो मराठों के पास 17 सैनिक था नहीं, तो इनकी सहायता ये होंगी अंग्रेजों का। इसीलिए 1700 कब? 1700 कोटपाल की संधि हुई 1700 कितने में हुई? 1778 में 6 अप्रैल 1778 कोटपाल की संधि। और कोटपाल की संधि के तहत अंग्रेज और जयपुर के राजा और कुछ मराठा, याद रखें अंग्रेज यहाँ प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष साथ दे रहे हैं। तो चलिए प्रशासन के बारे में बात करते हैं मराठों का। तो उसको देखिए, सबसे पहले प्रशासन की बात करें तो लोग क्या करते थे? भोसले शासकों के द्वारा सूबा या परगना पद्धति की शुरुआत की, क्योंकि आपको बताया था परगना पद्धति के सूत्रधार कौन है? सूत्रधार बिंबाजी भोसले। और परगना के जन्मदाता कौन है? ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर लागू करने वाले वहाँ पर कौन मराठा प्रतिनिधि था? वेंको जी। उनके शासनकाल में हुआ, क्योंकि नागपुर से संचालन क्या करते थे, और वो नागपुर से संचालन करते थे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहता अपने प्रतिनिधि रतनपुर में रहता था और पूरे छत्तीसगढ़ का संचालन वो क्या करता था। और कहते हैं कि सूबेदार उसी को बनाया जाता था जो अधिक कर वसूल के मराठों को दे, उन्हीं लोग को रखा करता था। ध्यान रखिए। इसीलिए इनके समय में देखिए ना, सकाराम हरि और सीताराम टाटिया दोनों एक साथ थे, लेकिन कुछ नियमित समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए अयोग्य होने के कारण से यादव दिवाकर भी बना लिए। अब कहेंगे देखिए उस समय जो प्रशासन था, दो क्षेत्रों में बटा था। विशेष एक तो होता था खालसा क्षेत्र या फिर जमींदारी जो कह सकते हैं खालसा क्षेत्र, और दूसरा होता था जमींदारी क्षेत्र। तो खालसा क्षेत्र में क्या होता था? यह क्षेत्र मराठा के शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण होता,
और दूसरी जमींदारी मतलब पता चल रहा है कि जमींदार यहाँ पर नियंत्रण करता था। मतलब कर लेने, कर देने, कर बढ़ाने, कर घटाने का पूरा काम यहाँ पर याद रखने जमींदार क्या करते थे। और यहाँ पर शासन क्षेत्र में क्या होता था, यहाँ पर मराठों का मुख्य रूप से प्रतिनिधि होता था, मतलब डायरेक्ट मराठा उनसे वसूला करते थे। प्रशासनिक अधिकारियों की बात किया जाए तो सबसे सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था सूबा का सर्वोच्च अधिकारी, जिसको कहते थे सूबेदार। याद रखिएगा सूबेदार क्या क्या चीज का प्रमुख हुआ करता था, सैनिक व्यक्ति, उसके साथ साथ दीवानी और फौजदारी मामले का प्रधान हुआ करता था। दीवानी और फौजदारी में दोनों प्रकार का न्याय आता है, जमीन जायदाद मार काट जितने भी होते हैं, समझ रहे, छोटा मोटा केस वाले, वो दोनों को दोनों जमींदारी और फौजदारी दोनों में आता था। ध्यान रखिएगा, जमींदारी, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का क्या अधिकार किसके हाथ में था, सूबेदार। उसके अलावा देखिए सूबेदारों के साथ या फिर विशेष सहयोग करने के लिए यहाँ पर बताया तो जो परगने के जो प्रमुख हुआ करता था वो कहलाता था कमाविसदार। क्या कहलाता था, कहते हैं कि परगनों का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रतिनिधि या फिर उत्तरदायित्व होता था, कहते हैं अपने क्षेत्र में शांति के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था वही करता था, उसके अलावा राजस्व से भी उनको साथ देता था। और नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्व भी उनके हाथ में हो सकता था। नागरिक और सैनिक दोनों ध्यान रखिएगा, मतलब सैनिक नियंत्रण तो रहता जरूर था सूबेदार के हाथ में, लेकिन याद रहे कमाविसदार अपने परगने का वो देख रहे वो करता था, लेकिन सभी परगनों का एक अधिकारी होता था, वो क्या कहलाता था आपका, सूबेदार। फिर अभी बात हो रहा था गौटिया का। गौटिया याद रखिएगा गांव का ही प्रमुख हुआ करता था। गांव का प्रमुख होता था, या फिर कह सकते हैं ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। उसके साथ साथ जिसका प्रमुख कार्य क्या होता था, ग्रामीण शासन का संचालन करना, किनका, गौटिया का। उसके साथ साथ कहते हैं कि कलचुरी कालीन ये पद था जो मराठों ने क्या किया, इसको यथावत रखा था। भाई गांव के संचालन को इनको चाहिए तो गौटिया हुआ करता था। और गौटिया का मुख्य कार्य क्या होता था, गांव का संचालन करना या फिर ग्रामीण स्तर का संचालन करना। उसके साथ साथ एक पटेल पद की बात अभी हो रहा था। पटेल कौन था, मराठा काल में सृजित नया पद था जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। आपको पता है कि राजस्व वसूली में क्या करते थे, या फिर लगान के जो वसूली क्या करते थे, सहयोग किया करते थे। अब जाहिर सी बात है जो जिस गाँव का पटेल हुआ करता था, जैसे मान लीजिए यामिनी के पास 3 एकड़ खेत, लेकिन इस बार उसका खेत फसल अच्छा से नहीं हो पाया, लेकिन भाई सामने वालों को थोड़ी पता है कि कितना उनसे टैक्स लगा, तो ये पटेल बताएगा उसको कि भाई हाँ इनके यहाँ इनका फसल जो है कम उत्पादन हुआ, इसलिए इससे टैक्स कम लिया जाए। कितना ले लेते तो सर कुल आय का, वो लोग कुल आय का कुल आय का, लेकिन कंफर्म नहीं चलेगा। उसके अलावा एक बार 4 लिखो, थोड़ा 3 में याद है, चल देखिए। उसके अलावा देखिए फडणवीस कौन होता था, फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था, या फिर कह सकते हैं इसी को लेखा अधिकारी, अभी लेखा वाल कहते हैं। तो लेखा अधिकारी के रूप में कौन होता था उस समय, फडणवीस। किसके काल की बात कर रहे हैं, मराठों का ध्यान रखेगा। उसके अलावा उसके साथ देने के लिए नया फडणवीस भी हुआ करता था। अब नया फडणवीस क्या करता था, फडणवीस के सहायक लेखा जोखा भी हाथ बढ़ाता रहा होगा। बरार पांडे कहते हैं प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारित करता था। अलग अलग गांव में अलग अलग कर निर्धारित करने का काम करता था कौन, बरार पांडे। कौन करता था, यह गांव का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र भी करता था। ध्यान रखिएगा, जानकारी एकत्र करना मतलब पता चला इस बार ये अमुक आदमी इतना लगाया, इतना नहीं लगा पाया, या फिर कोई नदी के किनारे या क्या छोटे नालों के किनारे ज़्यादा पानी वजह से वो बह गया, तो ये जानकारी कैसे दिया करता था। वास्तविक रूप से कहते हैं बरार पांडे जो है वसूली तो किया करता था, लेकिन याद रखिएगा उत्पादकता के आधार पर करता था। उत्पादकता मतलब जिसकी ज़्यादा होता था उसको ज़्यादा उत्पादन, और जिसका कम होता था वो कम। यहाँ पर देखिए एक प्रथा था जिसको हम लोग लाखा बाटा कहते हैं। कई बार इसको 1-2 बार मेरे ख्याल से 2012-13 2-3 बार इसको केसी बेंच पूछा गया, लाखा बाटा प्रथा, या फिर कह सकते हैं लाखा बाटा प्रथा क्या है ना। तो कहते हैं ये क्या है, इसके अंतर्गत उपजाऊ खेत का उपभोग हर किसान कर सके, इसके लिए हर साल इसको चयन कर देते थे। मतलब नदी के किनारे मिल सके, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली होती है, भाई हर बार मैं यामिनी को दूंगा या प्रियंका को दूंगा थोड़ी बनेगा, हर साल वो चेंज कर देता ताकि हर व्यक्ति जो है उसको लाभ मिले। तो मतलब मराठों में प्रशासन कह दो या फिर कहेंगे यहाँ पर किसानों का मतलब हर किसानों का देख रेख होता था या हर किसानों का ख्याल रखा जाता था। उसके अलावा
एक होता था पंडरी पांडे। पंडरी पांडे नाम से पता चला ये मादक पदार्थों में जितना आय होता था उसका हिसाब करता था। मादक पदार्थों मतलब समझिए उस समय भी शराब बनती थी, है ना, चाहे उसको सोमरस कहें या मदिरा कहें या भी वर्तमान में शराब और छत्तीसगढ़ी में दारू। आबकारी अधिकारी एक प्रकार का आबकारी अधिकारी हुआ करता था, लेकिन याद रखने के लिए हिसाब किताब करता था, मतलब कितना आया कितना गया, इनकम कितना हुआ, ये पूरा। उसके अलावा पोतदार जो होते थे कहते हैं कि परगने की आय का हिसाब करता था। अब परगना देखिए आपको बताया था परगना अलग अलग परगनों का एक सुरक्षा अधिकारी जिसको क्या कहते थे बताया था सूबेदार। अलग अलग परगनों में जो एक परगने का अधिकारी क्या करा था कमांडर का था, लेकिन अलग अलग परगनों को मिलाकर एक क्या बनता था हमारे यहाँ का सुबह शासन हुआ करता या फिर पूरे इलाके को एक सूबेदार चलाता था। अलग अलग परगनों में बड़ी परगना अधिकारी हुआ करता था, लेकिन पूरे इलाके चलाने वाले कौन हुआ करता था कहते सूबेदार। तो फौजदार क्या करता था परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था। उसके अलावा खजांची के रूप में कार्य करता था। मतलब खजांची मतलब क्या होता है, खजानों में वो देख रेख नहीं करता था, खजानों को हिसाब किताब देता था। आज इस बार खजाने में इतना आया, इतना इसमें व्यय हुआ, इतना इसमें व्यय हुआ, इतना यहाँ से आया, मतलब हिसाब किताब और जांच परख यही करता था। कौन? फौजदार। सर फौजदार को फडणवीस का सहायक बोल सकते हैं? दोनों एक ही है सर, वो तो आय परगने के आय का वो कर रहे दोनों तो फडणवीस जो सर्वोच्च अधिकारी है कभी उसमें ये कह सकते हैं कि इसको परगने का जो लेखा का जो सुरक्षा अधिकारी होगा वही होगा, और उसके ब्याह से कह सकते हैं फौजदार को उनका आय व्यय को हिसाब करने वाला। वास्तविकता में बनाता हो रहा होगा, हिसाब को और देता रहा होगा। नहीं तो परगने या फिर कह सकते हैं कि दोनों मिलजुल के काम करते रहे होंगे, लेकिन दोनों पद अलग का ध्यान रखिएगा, फौजदार का और किसका, फडणवीस का। लेकिन दोनों काम लिख कर रहे हैं, आय व्यय का उन लोग हिसाब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से ये क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पर कह रहे हैं कि परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था और खजांची के रूप में काम करता था। मतलब एक प्रकार का सब खजाना तो होता था, बैंक थोड़ी होता था। यहाँ पर एक जगह पैसा रखा जाता था, उसको एक प्रकार का कोषगार कहते थे या कोषागार कहा जाता था। जैसे कि इसने कहा था कल्चरल टाइम में हमारे छुरी को बनाया था ना, मतलब जहाँ पर हमारा, क्योंकि उस समय मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया था, तो एक तरफ हसदो नदी के उस तट में का इलाका और एक तरफ हसदो नदी का ये तट इलाका, या फिर कैसे हसदो नदी सहायक नदी का तट इलाका, चारों तरफ अपने पहरे लगा दिए थे कौन लोग, कल्चरी लोग, है ना, ताकि बाहरी आक्रमण हमको ना कर सके। भारत में देखिए उस समय कल्चरों के टाइम में जिधर इधर शासन हो रहा था उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल, ये सब एक समकालीन पे। उसके अलावा एक होता था बढ़कर। बढ़कर क्या होता था, लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करता था। मतलब ला के इनको इकट्ठा दे दिया जाता था, है ना, और लाने के बाद ये दस्तावेज बनाता था, मतलब तैयार करता था, एक प्रकार का मुनीमगिरी का काम करता था। उसके अलावा परगने की सामान्य स्थिति की भी सूचना ये देता था। सामान्य स्थिति मतलब समझ रहे हो ना, हाँ इस परगने में ये स्थिति है, मतलब यहाँ उत्पादन हुआ, इतना नहीं हुआ। और मान लो कहीं का बिगड़ा उड़ा हो तो उसके 2-3 लोग थे, तो पटेल सहायक हुआ करता था, फिर फडणवीस के साथ जो नया फडणवीस है ये भी उनका विशेष सहायक हुआ करता था। उसके अलावा आमीन की बात करें तो परगने में राजस्व त्रुटि को सुधार कर गणना करने वाला था आमीन। अगर कहीं त्रुटि वुटि होता था, या फिर कह सकते हैं आपको बताया था कि परगने की, सॉरी इसके बारे में आमीन के बारे में इससे पहले चर्चा भी किया था, याद होगा आपको कि आमीन जो होता था प्रत्येक परगने में आमीन और 30 से 30 गांव के लिए पंडिया दिया गया था। मतलब हर परगने में एक आमीन हुआ करता था। आमीन मतलब अभी वर्तमान में उसको क्या करते हैं, जल पटवारी, है ना, जल पटवारी, वही पटवारी होता है, लेकिन वो जल तो नहर वगैरह बनने के काम कितना होगा वो सब में हिसाब किताब आया व्यय सब बनाने का काम करता था। एक प्रकार का बाबू का ही काम है सब है ना। आजकल पटवारी लोग अपना अनिल उनके साथ वो क्यों रहते हैं, क्या बोलते हैं, पटवार, है ना। उसके अलावा एक होता था पंडिया, जो यहाँ 20 से 30 गाँव के राजस्व संबंधित कार्य करता था। ये भी राजस्व, अब उस समय कुछ काम ही नहीं था वास्तविक रूप से, एक तो राजस्व वसूलने का काम, देखरेख का काम और राजस्व वसूलने में सहायता करना, और दूसरा काम ही नहीं था, है ना। अलग से परिवहन विभाग थोड़ी था। परिवहन विभाग होता तो परिवहन में अलग काम होता, स्वास्थ्य विभाग होता तो स्वास्थ्य में अलग काम होता, शिक्षा विभाग होता तो शिक्षा में अलग काम होता। उसके बाद एक और पोस्ट हुआ था जिसको कौनी कहते हैं। कौनी कौन होता था, कौनी ये विशेष सेवादार होते थे। अब सेवादार मतलब क्या होता है, एक प्रकार का छोटा पद,
अब सेवादार किसके साथ रहेंगे भाई? जो बड़े अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते हैं उनके साथ में रहेगा, क्या बोलेगी? सेवा दे रही, ठीक है। रूल निर्माण करनी है। वो अकेले आए, वो कहाँ गए? उसके अलावा मराठा कालीन देखिए, एक बार पिछले पीएससी प्री 2019 प्री में पूछा गया था प्रश्न मराठा कालीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था उस समय। देखिए क्या पूछा गया था, ब्राह्मणों को दान दिया गया ग्राम को या गांव को क्या कहा जाता था? तो ये कहलाता था मोकासा। क्या कहलाता था? मोकासा। मोकासा है, मोकासा है, ये पूछा गया था। आप उसके साथ दो चीज और याद रखिए। ये तो हो गया किसको? ब्राह्मणों को देने वाले दान वाले गांव का नाम, ग्राम का नाम। अब धर्म के नाम पर दान दिया गया गांव को क्या कहते थे? धर्मदाय। और उसी तरह से मंदिर के नाम पर दान दिया जाए क्या कहते हैं? देवस्थान। ये दोनों तो नाम से पता चला, धर्मदाय, देवस्थान। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है ये एक नया नाम है आपके लिए, मोकासा, ठीक है। उसके अलावा देखिए राजस्व व्यवस्था में भूषण शासकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर ही था। अब भूमि कर था, उसके साथ साथ इसके अलावा और कुछ कर था। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो इसको बहुत बार पूछा गया है वो है आपका एक कर, जिसको कहते हैं सेवाई कर। सेवाई, हाँ वो खाने वाला सेवाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, उस समय को टैक्स वाला कर। या कई अस्थायी करों का सामूहिक कर का नाम है, या फिर दंड कह दो, अर्थदंड, वास्तविक अर्थदंड। और उसके अलावा क्या होता है? जुर्माना।